बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस संवाद सारथी वेबिनार को शुरू करने के पहले हमारे एनजीओ के बारे में 2 मिनट में बात रखना चाहूँगा। हमारा एनजीओ पिछले 12 सालों से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से काम कर रहा है। हमारा एनजीओ महात्मा गांधी जी का गो टू विलेजेस और रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी का शिव भावे जीव सेवा इस तत्व से हमारा एनजीओ काम करता है। पिछले 12 सालों से हमने रूरल डेवलपमेंट हो, इसके अलावा एनवायरनमेंट, एजुकेशन, वाटर कंजर्वेशन वर्क, इसके अलावा हेल्थ और वुमेन्स एम्पावरमेंट, ऐसे अलग अलग विषयों में काम किया है। और पिछले 12 सालों से हमें जो समाज की सेवा करने में की अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम बहुत हमें गर्व होता है कि हमें इस तरीके से समाज में सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए हमारे एनजीओ का एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। और जितने भी साथी जुड़े हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 1-2 मिनट दीजिए, मैं वीडियो। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम गाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सुजनहीन विज्ञान व्यर्थ। कोरोना के समय जब हमारे सारी एक्टिविटी बंद थे फिजिकली, तो हमने ऑनलाइन वेबिनार सीरीज शुरू किया, जिसमें बहुत सारे लोग जो है फिजिकली हम उनसे मिल नहीं पाते, तो हमने अलग अलग विषयों के ऊपर ऑनलाइन वेबिनार शुरू किया, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, योगिक फार्मिंग, ऐसे अलग अलग फार्मिंग के टेक्निक्स जो किसानों को बहुत फायदेमंद हो, ऐसे हमने एक्सपर्ट्स को बुला है और उनके लिए वेबिनार्स रखे। इसके अलावा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, इन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध, इनके चरित्र के ऊपर भी हमने वेबिनार रखा। इसके अलावा उस समय बहुत सारे लोग स्क्रीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। मोबाइल का स्क्रीन हो, टीवी का स्क्रीन हो या कंप्यूटर का स्क्रीन, तो उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करना है, इसलिए हमने पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए वर्कशॉप रखा ऑनलाइन के माध्यम से, ताकि उनको एक अच्छे आदत लगे कि स्क्रीन टाइमिंग कैसे हो।
तो ये सारा करते हुए हमारे सब एनजीओ के डायरेक्टर्स उन्होंने ऐसे सोचा कि हम ऐसा कुछ एक्टिविटी शुरू करते हैं जिसमें ज्यादातर संवाद हो। तो बहुत सारे लोगों से चर्चा करने के बाद हमने 15 अगस्त 2022 जो कि हमारे भारत का अ, अमृत महोत्सवी स्वतंत्रता दिन था, तो उस दिन से हमने तय किया कि अ, हम संवाद सारथी वेबिनार सीरीज शुरू करते, जिसका मकसद यही था कि जो भी हमारे जो अ, प्रमुख मार्गदर्शक हैं हमारे भावनाताई विस्पुते जी, उनके साथ मिलके हमने सारे तय किया कि कैसे इसका स्ट्रक्चर हो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें जो लगी कि जो भी डिफरेंटली एबल विकलांग लोग हैं उनके रोज के जीने में बहुत सारी तकलीफें रहती है, ऑब्स्टेकल रहते हैं। तो वो सारे उनके उनमें जो कमियां हैं वो उसे ढूंढ कर उसके ऊपर कैसे क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, अपने लाइफ का बैलेंसिंग कैसे करते, और उनका जो भी करियर है या एजुकेशन है, तो उसमें अपने साथ साथ अपने साथियों के साथ वो कैसे क्या मैनेज कर लेते हैं, ये सारा। और ये सब करते हुए अपना सारा डिफिकल्टी संभाल के, अपने ऑब्स्टेकल संभाल के अपने जिंदगी में आगे कैसे बढ़ते हैं, उनको ये सारे करने में एनर्जी कहाँ से मिलते हैं, उनका ये सारथ्य कौन करता है। इसलिए हमने ऐसे तय किया कि हम संवाद सारथी शुरू करते हैं। तो मुझे बताने में खुशी होगी कि आज तक 143 143 वेबिनार्स हुए, जिसमें 6 राज्यों से लोग हमसे जुड़े। और जो भी लोग यहाँ पर आए उन सभी का अपने फील्ड में वो मास्टर ब्लास्टर है। हमें हर बार उनसे अलग अलग नई चीजें सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है। और हमारे एनजीओ का सौभाग्य है कि हमें वो ऑनलाइन के माध्यम से बाकी लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिलता है। ये सारा फेसबुक लाइव रहता है और हम ये सारा यूट्यूब पे भी रखते हैं, ताकि बाद में लोग आके ये सारा देख सके, सुन सके। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आज के हमारे वक्ता जावेद जी, इनका परिचय करने के लिए डॉक्टर अनीता मैम को मैं अ, बोलता हूँ कि वो इनका परिचय करवा दे। Thank you, sir. Thank you. Good evening, one and all. Samvad Sarthi web dialogue session organized by Sankalpa Foundation. Samvad Sarthi web dialogue session 144 series. It's an absolutely honor to introduce our guest speaker, Mr. Javed Ahmad Tak, a true pioneer in making difference in the field of social service and overcoming his disability. Also founder of the Humanity Welfare Organization Helpline Foundation in Bijbehera area of Anantnag, district of Jammu and Kashmir. He brings a wealth of knowledge and experience in disability rights. Also a disability rights activities. एक सक्रियवादी कार्यकर्ता in Jammu and Kashmir, founder Humanity Welfare Organization Helpline and Jaipa Appa Institute of Inclusive Education. Sir, education master in social work with B.Ed special education have completed. Social service also actively participates, sir. Education of rehabilitation of person with disability in Jammu and Kashmir. Sir likes a games, volleyball. Sir's hobbies is listening to a people. So nice hobbies, sir. Sir achieves awards and achieves here is National Award for the Welfare of Person with Disability 2004, State Award for Empowerment of Person with Disability 2007, Ability Foundation Award for Immense 2009,
and also 2020 Padma Shri Award, sir. It's a great honor for us also. Sir, also advocating for the rights of person with disability, running a rehabilitation center and school for children with disability J- in Kashmir. Prime Minister talks about Javed in Man Ki Baat, 29 November 2015. It's a great achievement, sir. Honorable Dr. Javed Ahmad Taksar will be interacting with us on the topic of disability rights and empowerment. So let us also participate in web dialogue session, Samvad Sarthi of Sankalpa Foundation, and get the energy of overcoming obstacle and move the forward. Over to Vishal sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनीता मैम। मैं फिर से सभी श्रोताओं का एक बार स्वागत करता हूं। और आज के हमारे वक्ता जावेद जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सर, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात हमारे साथ शेयर कीजिएगा। Thank you, everyone. I hope I am audible to you all. यस सर, यस सर। तो लैंग्वेज कौन सी आप पसंद करेंगे? हिंदी और इंग्लिश, व्हाट इज कंफर्टेबल फॉर यू? ओके ओके, थैंक यू। सो जैसा कि मैम अनीता जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि मेरा नाम जावेद अहमद टाक है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स, संकल्प ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि हम अपनी बात रख के अपने सेक्टर में जितने भी लोग हैं उनको उनके साथ जुड़ जाए और हमारा उनको पता चले कि कौन लोग क्या कर रहे हैं और किस प्रांत में है। क्योंकि कभी कभी हम जब कोशिश करते हैं कि डिसेबिलिटी में एम्पावरमेंट हो, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक इंडिपेंडेंट लाइफ जिए, तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं कि हमें लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम दूसरों की जिंदगियां जानते हैं, उनके बारे में अ, कोशिश करते हैं कि हमें भी पता चले, तो उस तरीके से हमें एक एनकरेजमेंट भी मिलती है और हमें एक साहस आ जाती है कि नहीं, हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन कहीं पे है जो हमारे लिए प्रेरणा है। इसी सिलसिले में मुझे भी बहुत सारे दोस्त मिले हैं जिनकी हेल्प की वजह से आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में मेरा जो जन्म है वो बिजबिहारा एक टाउन है, जो कि चिनार के दरख्त जो है, जो बहुत बड़े होते हैं। यहाँ कम से कम 100 चिनार के पेड़ है, जिसके लिए इसको चिनार टाउन भी कहते हैं या टाउन ऑफ चिनार भी कहते हैं। तो मेरा जन्म जब हुआ तो मैं एक ऐसे फैमिली में मैंने जन्म लिया जहाँ पे मेरे फादर एक बिजनेसमैन थे, जो कपड़े का और किराने का बिजनेस करते थे। और हमारी बहुत सारी पीढ़ियां जो है, हमारे फोर फादर जिन्होंने ये काम किया है। तो मेरी फादर और मदर का बहुत अच्छा सपना था कि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ूं, क्योंकि तब तक यहाँ पे ज़्यादातर उर्दू या हिंदी मीडियम के स्कूल्स होते थे। तो जो पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे इस टाउन में आया वो था कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल के नाम से, जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की जाती थी। तो मुझे वहाँ पे एडमिशन हुआ और उसके बाद मेरा जीवन वहाँ से स्टार्ट होता है कि जहाँ से मैं अपने घर से पहली बार निकला और स्कूल में मेरे बहुत सारे दोस्त, और हमारे यहाँ उस टाइम
को एजुकेशन नहीं होती थी, लेकिन इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में को एजुकेशन थी, जिससे हमें पता चला कि हम एक स्कूल में कैसे भाई बहन की तरह रह सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हमारे स्कूल में बहुत सारे लड़कियां थी जिनके बाप और माँ, सबके माँ बाप हुआ करते थे, सबको एक जैसा प्यार करते थे। स्कूल थोड़ा दूर था तो हमें पैदल जाना पड़ता था, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे जाते थे। तो हर घर तक जहाँ पहुंचते थे, जहाँ से एक एक जुट जाता था, वहाँ हमें कुछ ना कुछ खाने को मिलता था। कोई मिठाई, कोई सुबह अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट में कुछ देता था तो हमें भी मिलता था। इस तरीके से हमारा जीवन जो है वो बहुत खुशियों में जिया, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने 8th क्लास यहाँ से पास किया। तो उसके बाद अनंतनाग में एक दूसरा स्कूल था जहाँ से मैंने 9th से लेकर 12th तक पास किया, जिसका नाम था हैनफिया इंस्टीट्यूट। तो जो हमें अ, अपने इंग्लिश मीडियम के साथ साथ जो हमारा रिलीजियस टीचिंग था उस पर भी जोर दिया जाता था। तो वहाँ पे हमें बहुत सारे अ, ऐसे सब्जेक्ट्स भी थे जहाँ पे हमें मॉरल एजुकेशन सिखाया जाता था। तो उसके बाद मेरा रुख सीधे कॉलेज की तरह हुआ। और कॉलेज या मान लीजिए कि 11th क्लास जब था तो कश्मीर में हालात बहुत खराब हुए, मारामारी स्टार्ट हुई, मिलिटेंसी पीक पे आई, और काफी स्कूल बंद रहते थे। ज्यादातर जो बाजार, स्कूल, कॉलेज बंद रहते थे, और हालात भी अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से हमें घर में ही ज्यादा रहना पड़ता था और घर में ही पढ़ना पड़ता था। स्कूलिंग काफी कम होती थी। अगर साल में माना जाए तो हम लगभग 1 या 2 महीने स्कूल जा पाते थे, बाकी बहुत हालात खराब होते थे। लेकिन फिर भी हमारे घर में बहुत पढ़ने का माहौल था, और हमें बोला जाता था कि अगर आप घर में ही हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से मैंने कॉलेज में बीएससी की डिग्री के लिए एडमिशन लिया। 1997 में जब मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर बीएससी में था, तो मेरे जो ताया थे उनकी जो अ, हालत बहुत खराब हुई, और उनको डिटेक्ट हुआ कि इनको कैंसर की बीमारी लग गई है। तब ये एक ऐसी बीमारी होती थी जो जिससे लोग दूर दूर तक डरते थे, सुनने में बोलने में डरते थे। तो इस तरह इनको दिल्ली जाना पड़ा अपने इलाज के लिए, और मुझे अपनी जो ताई थी उसको नर्सिंग केयर के लिए रखा गया, क्योंकि वो भी बुजुर्ग महिला थी और उसको दवाइयाँ वगैरह देनी पड़ती थी। तो मेरे जो ताया के बड़े लड़के थे, जो मेरे कजिन थे, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे। और एक 21 मार्च की रात को उनके घर में कुछ आतंकवादी आए। उन्होंने उसको बुलाया बुलाया और बाहर निकालने की कोशिश की। तो वहां पे उनकी जो बाल बच्चे थे, अपनी वाइफ थी, तो उन्होंने काफी उनके साथ रेजिडमेंट दिखाई। इतने में मैं भी वहां आया, तो मैंने देखा कि बहुत सा 2-4 मिलिटेंट्स थे जिनके पास काफी हथियार थे, और वो उनको किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। तो बाद में थोड़ा सा उनके साथ ज्यादा झगड़ा हुआ, क्योंकि जो मेरे कजिन की वाइफ थी, बच्चे थे, उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। वहां से आतंकवादी उसको खींच के बाहर लेना चाहते थे। तो इस धक्का धक्की में उन्होंने फायर खोला। क्योंकि मैं आगे ही था तो फायर मुझ पे आया, और मैं वहीं गिर पड़ा। लगभग रात के 12:30 बजे थे, 22 तारीख थी मार्च की। तो बहुत डर लगता था। कोई भी जो आस पड़ोस में लोग थे, वो कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आया, क्योंकि बाहर लगता था कि शायद आतंकवादी होंगे, वो सबको मार डालेंगे। लेकिन जो मेरे कजिन की वाइफ थी, वो बहुत सारे घरों में गई और उसने सबके दरवाजे खटके, और इतने में 2-4 लोगों ने हिम्मत की और वो आए, और उन्होंने मुझे उठाया और एक गाड़ी में लेके मुझे अस्पताल लिया गया। जहाँ डॉक्टर ने कहा कि इसको यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज चढ़ाया जा सकता है, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे, ये सीवियर इंजरी लगती है। तो फिर मुझे श्रीनगर लिया गया रात को।
और काफी हालात खराब थे, बहुत सारी जगह पे सिक्योरिटी भी हमें रोक रही थी, एम्बुलेंस क्यों ले जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, किसी जगह कुछ हुआ। तो रात के 3 बजे मुझे श्रीनगर के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां मेरी सर्जरी हुई। और एक बहुत ही सीवियर सर्जरी थी, जिसमें मेरी एक किडनी चली गई थी, मेरा स्प्लीन कट हुआ था, और लिवर टेयर, इंटेस्टाइनल टेयर था। तो ये इन सब चीजों को ठीक करके डॉक्टर्स ने ये बताया कि हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये बंदा ठीक हो जाएगा, लेकिन जो हमें करना था, जो हमें इसके लिए सर्जरीज करनी थी, वो हमने कर ली है। तो सिर्फ यहाँ पे मसला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मार्च का महीना था तो कश्मीर में सर्दी रहती है। तो मेरे पैर, मेरे घर वालों को लगा कि काफी ठंड है। जब वहां पे बोतल रखी गई, हॉट वाटर बोतल, तो जिससे मेरा पैर जल गया। और जब डॉक्टर्स को बताया गया तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, लगता है कि पैर सुन्न हो गए हैं। तो 7-8 दिन के बाद मेरा सिटी स्कैन हुआ, जहां से ये पता चला कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। गोली ने स्पाइन पे लगी है और उसके चिप्स कॉर्ड पे लगे हुए हैं, और ये बंदा चल नहीं पाएगा। तो डॉक्टर्स ने भी कहा कि क्योंकि दोनों साइड से काफी ग्रेशियस इंजरी है, ऐसा नहीं लगता है कि इसका कुछ मतलब इलाज है इस टाइम। तो मुझे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहाँ पे मेरी दूसरी सर्जरी हुई, स्पाइनल कॉर्ड को फिक्स किया गया। जो उसमें प्रॉब्लम हुई थी, उसमें इम्प्लांट डाला गया। और बाद में मुझे ये कहा गया कि आप फिर से शिफ्ट हो जाइए अपने घर, मे बी आप ठीक हो सकते हैं अगर कोई इलाज निकल आएगा। तो वैसे तब कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि व्हील चेयर पे भी किसी इंसान को रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप व्हील चेयर इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि आप किसी काम के साथ व्यस्त रहे, एंगेजमेंट आप अपनी बढ़ाए। तो पहले पहले तो मुझे बहुत गंदा लगता था कि एक ही जगह बैठना। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से जो हमारे बॉडी में सबसे बड़ी परेशानी आती है, वो है बाउल ब्लैडर मूवमेंट। वो खत्म हो जाती है, इंसान का जो अ, अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। इंसान अपना अपनी इंडिपेंडेंस खो जाता है, खुद चल के बाहर नहीं जा सकता है। तो डिपेंडेंस बहुत ज्यादा आ गई। और मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद अब मेरी जिंदगी या तो यहीं पे सिमट गई, या तो मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पहले पहले बहुत सारे रिश्तेदार, दोस्त मेरे घर आते थे खबरगिरी करने के लिए। एक वक्त ऐसा आया कि जब बहुत कम लोग आते थे। एक वक्त फिर ऐसा भी आया कि जब हमारे मेरी फैमिली में मेरे भाई बहन और माँ के अलावा कोई नहीं रहता था। तो इस तरीके से मुझे लगा कि मेरी वजह से पूरी फैमिली में एक सैडनेस फैल गई, एक ऐसा माहौल छा गया कि जिससे बाकी मेरे भाई बहनों को भी मुश्किल हो रहा है, वो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो मैंने अपनी माँ के साथ मशवरा किया कि मैं अब थोड़ा सा कुछ काम, जो जैसे कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं कुछ काम करूं, तो क्यों ना मैं इर्द गिर्द के इलाकों में जो हमारे बच्चे हैं उनको मैं फ्री ट्यूशन देना स्टार्ट करूंगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरे पास उस वक्त ऐसा कोई स्किल नहीं था जो मैं इस्तेमाल कर सकता था अपने घर में। मेरे पास जो स्किल था वो मेरी एजुकेशन थी। अ, क्योंकि मैंने लगभग अपना बीएससी कंप्लीट किया था, तो वो उसी को मैंने अपना टूल बना के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। 4-5 साल मैं अपने बेड पे ट्यूशन करता रहा, बहुत सारे बच्चे आते गए। लेकिन चूंकि एक वक्त ऐसा है कि मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी डिसेबिलिटी, जो पहले मैं ठीक था, खड़ा था, आता जाता रहता था, जहां मेरी मर्जी होती थी वहां मैं जाता था, अब मैं नहीं जा पाता हूँ। तो
बाकी डिसेबल लोग भी होंगे जिनको ये प्रॉब्लम्स होगी। तो मुझे ख्याल आया क्यों क्यों न मैं देखूं कि डिसेबल बच्चे क्या पढ़ते हैं, क्या वो कुछ कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं या क्या किस माहौल में है। तो अ, अब जिन बच्चों को मैंने 4-5 साल पढ़ाया, अब वो बड़े हो चुके थे, जो सीनियर सेकेंडरी में पढ़ते थे, कोई कॉलेज भी जाता था। तो उनके साथ मैंने बात की और मैंने उनको कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि डिसेबल बच्चे हमारे इलाके में कितने हैं। तो उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की और उन्होंने हमने गांव 5-6 गांव का विजिट किया, जहां हमने देखा कि डिसेबल बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। वो पढ़ने नहीं, किसी जगह पढ़ने नहीं जाते थे। अगर वो स्कूल में जाते थे तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वो ड्रॉप्ड आउट, क्योंकि उनके टीचर्स यही बोलते थे कि वी आर नॉट एबल टू टीच यू, हमारे पास वो ट्रेनिंग नहीं है, हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बहुत सारे ब्लाइंड बच्चे थे जो नहीं पढ़ पाते थे, डेफ बच्चों का हाल तो बहुत खराब था। और सबसे ज्यादा जो खराब हालत थी वो उन बच्चों का था जिनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी, जो बाय बर्थ मेंटल डिसेबिलिटी के शिकार थे, या ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी की वजह से एक ही जगह घरों में बैठे थे। उनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो अ, पढ़े लिखे या अपना जीवन कम से कम इज्जत से गुजारे। ऐसा कुछ भी नहीं था इधर। तो फिर हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखा कि वहाँ पे 2002 में नया नया ये कॉन्सेप्ट आया था, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान में एक कंपोनेंट था चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स, जिसमें क्लियर लिखा गया था कि हमें चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स जितने भी होंगे उनको स्कूल लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो अल्टीमेट सर्व शिक्षा अभियान का गोल था वो था 100% लिटरेसी का। और चूंकि अगर एक भी डिसेबल बच्चा छूट जाता है तो हमारा डिसेबिलिटी या हमारे जो एजुकेशनल लिटरेसी काउंट होता है वो कम हो जाता है। तो जिसकी हमने बच्चों का सर्वे किया, हमने देखा कि 30-40 बच्चे थे जो हमें सिर्फ 8 या 10 गांव में मिले, और हमने उनको वो सर्वे दिया, उनका रिपोर्ट दिया। लेकिन 1-2 महीने तक हमने देखा कि उसमें कोई कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में CWSN कंपोनेंट को देखते थे, उनकी भी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, उनकी अवेयरनेस नहीं थी। वो हमें बोलते थे कि हमें हमें ये चार्ज दिया गया है, हमें भी पता नहीं है कि हमें क्या करना है। जिसकी वजह से हमें लगा कि अब एक सेंटर या छोटा सा कोई प्लेस होना चाहिए जहां से हम इस चीज को स्टार्ट करें। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ एक अब ये प्लान किया उन बच्चों के साथ जो अब कॉलेज लेवल तक पहुंच चुके थे। मैंने उनके साथ 2006 में हमने एक छोटा सा सेंटर खोला, जिसमें हमने ये अ, तय किया कि हम डिसेबल बच्चों को यहाँ पहले देखेंगे कि क्या हो सकता है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने डिस्करेज किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके एक सेंटर छोड़ने से सिर्फ आप परेशान रहेंगे, आपको बहुत सारी तकलीफ होगी, आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि जिससे एक मेंटल डिसेबल बच्चा कोई भी एजुकेशन या कोई भी ट्रेनिंग्स ले सकता है। हमने भी ठान ली और हमने भी स्टार्ट किया। पहले तो जो लोकेलिटी में हमारी ब्लाइंड बच्चियां थी उनको हमने लाया, जो ड्रॉप आउट हुई थी स्कूल से। अ, आज हम देख रहे हैं कि वही बच्ची जो जिसका पहले एडमिशन किया, तो वो JNU से जस्ट रिसेंटली उसने PG हिस्ट्री कंप्लीट किया। तो इसी तरीके से दूसरी बच्ची भी थी जिसने डिस्टेंस मोड में PG किया, लेकिन इस वक्त वो कल्चरल एकेडमी में, जो जम्मू कश्मीर की कल्चरल एकेडमी है, वहाँ जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रही है, क्योंकि उसका म्यूजिक बहुत अच्छा था। इसी तरीके से जो बाकी बच्चे थे, जिन जब बच्चों को हमने फिर लाया, मेंटल डिसेबल बच्चों को लाया, तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे, लेकिन जो उनका एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग था वो काफी इम्प्रूव हुआ। आज उन बच्चों में से बहुत सारे बच्चों की शादियां हुई, वो अपने घर में खेती करते हैं, कोई दुकान पे अपने भाई के साथ काम करता है, कोई और छोटा मोटा काम करता है। और बहुत सारे जो हमारे हेयरिंग एंड स्पीच डिसेबल बच्चे हैं वो इस वक्त कॉलेज लेवल तक पहुंच चुके हैं।
और हर साल 10-15 बच्चे हमारे स्कूल से कोई ना कोई डिग्री या डिप्लोमा करके कुछ ना कुछ काम हासिल करता है। तो अम, हमारा हमारा जो ये सेंटर था, ये 2008 में हमने उसको एक फुल फ्लैज्ड स्कूल बनाया, जिसका नाम हमने रखा जेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। हमने पहले सोचा था कि हम इंक्लूजन क्रिएट करेंगे, जिसमें हम डिसेबल नॉन डिसेबल को इकट्ठे पढ़ाएंगे, ताकि इस स्कूल में पता चले कि एक ब्लाइंड साथी एक नॉन डिसेबल साथी के साथ जब मिलेगा तो एक दोस्ती भी बन जाएगी और आम लोगों को भी पता चल जाएगा। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे पास इतने सारे बच्चे आ गए जिनमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी थी, तो हमने ये देखा कि हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर में भी पहले इंक्लूजन करने की जरूरत है। यहाँ पे ब्लाइंड साथी को पता नहीं होता है कि आर्थोपेडिक डिसेबल साथी का क्या प्रॉब्लम है। हम आपस में एक दूसरे का बोझ कैसे कम कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। विद इन द डिसेबिलिटी बहुत सारा इंक्लूजन करने की बहुत जरूरत है। तो फिर हमने इंक्लूसिव स्कूल को इसी विद इन द डिसेबिलिटी में जो क्रॉस डिसेबिलिटी है उसमें इंक्लूजन करने की कोशिश की। और इस टाइम हम देख रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं जो चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर पे है, हमारे जो हेयरिंग स्पीच डिसेबल बच्चे हैं वो उनको व्हील चेयर पे उठा के बाहर ले जाते हैं, स्कूल में ले जाते हैं, आउटिंग पे उनको बहुत सारा साथ देते हैं। तो एक नया इंक्लूजन क्रिएट हुआ विद इन द डिसेबिलिटी। तो इसके साथ साथ 2006-05 में ही मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में मास्टर्स इन सोशल वर्क में एडमिशन किया। मैंने वहाँ पे एंट्रेंस दिया, डिसेबिलिटी कैटेगरी में मेरा एडमिशन हुआ और मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क 2007 में कंप्लीट किया। उसके बाद जब मैं इन बच्चों के साथ उठने बैठने लगा तो मैंने बीएड स्पेशल एजुकेशन किया, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मिलते थे डिफरेंट प्रोग्राम्स में जो हम हमें बताते थे कि अगर आपको इन बच्चों को आगे ले जाना है तो पहले आपको स्पेशल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। आप खुद समझिए कि स्पेशल एजुकेशन क्या है। हमारे जो लॉज लेजिस्लेशंस पॉलिसीज है उनको देखने की जरूरत है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ज्ञान लिया। 19 जो हमारा डिसेबिलिटी एक्ट है, नेशनल ट्रस्ट का एक्ट है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्ट है, मेंटल हेल्थ का एक्ट है, उसमें भी थोड़ा सा मैंने जानकारी ली। और सबसे ज्यादा जो मुझे हैंड होल्डिंग हुई वो है जावेद आबदी जी, जो एनसीपीडीपी की फाउंडर भी रह चुके हैं, जिन्होंने इंडिया में पॉलिसी लेवल पे बहुत सारे इश्यूज पे काम किया है। और जो उन्होंने एक नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क बनाया जिसका मैं मेंबर भी रहा। जो एनसीपीडी पे हर स्टेट में उन्होंने एक पार्टनर रखा है। तो जम्मू कश्मीर में मुझे 2005 से उन्होंने अपना पार्टनर बनाया, और मैं आज भी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने हजारों इवेंट्स देखे। मुझे चाइना जाने का मौका मिला, जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, जहाँ पे मनीशंकर आयर जी हमारे यूथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। तो हर ग्रुप में मतलब एक अलग मीटिंग्स होती थी। तो जब हमारी मीटिंग हुई चाइना के स्टेक होल्डर्स के साथ, तो वहाँ मुझे मिला मौका डिफेंस मिनिस्टर के साथ इंटरेक्शन करने का। तो मैं वहां उनको बताया कि अगर हमें अ, आपस में इतना यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें भी पीस पे ध्यान देना चाहिए, बॉर्डर को पीसफुल बनाना चाहिए। क्योंकि जब हम यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कहेंगे तो बहुत सारे यूथ जो है वो गोलियों के शिकार बनते हैं। जो हमारे क्रॉस बॉर्डर शेलिंग्स होती है, क्रॉस बॉर्डर क्राइसिस होती है, तो बहुत सारे लोग जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं तो वहां पे यूथ का कत्ल हो जाता है। तो अगर हमें, जिसमें मनीषशंकर आयर जी ने बोला कि हम मैं चाइना में बहुत सारे सालों से आ रहा हूँ, मैंने डायरेक्टली कभी ये बात नहीं कर पाया, और आपने की। और उसमें आपने उनको बताया कि हम लोगों को डिसेबल कर रहे हैं, हम क्रॉस बॉर्डर पे इतना टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, इतनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, डाल रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि चाइना में भी मैंने देखी कि कुछ डिसेबल पर्सन है, कोई बहुत सारे होंगे जो घर में ही होंगे। तो हमारे पास अगर पीसफुल पॉलिसी होगी
तो अगर हम इंक्लूजन करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, तो हमें उस एरिया पे ध्यान देना होगा जहां से ये डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। इसी तरीके से मुझे बहुत सारे वर्कशॉप्स जो कि थ्रू आउट इंडिया हुए, मुंबई में, दिल्ली में, यूपी में, अ, और बहुत सारे स्टेट्स में, तो वहां पर भी मैंने बहुत सारे चीजों को देखा। बहुत सारे अच्छे गुड प्रैक्टिसेस जो डिसेबिलिटी में है, मैंने उनको देखा। और सबसे ज्यादा मजा जो मुझे आया वो एडवोकेसी में। मैंने जम्मू कश्मीर में लगभग 4 PILs की आज तक, जिसकी वजह से रिजर्वेशन में जो यहाँ की गवर्नमेंट थी वो रिजर्वेशन नहीं देती थी पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। उसके बाद जो हमारी एक्सेसिबिलिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, या बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जहाँ पे लॉज और लेजिस्लेशन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी, या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स का प्रॉब्लम था, या यहाँ पे डिसेबिलिटी कमिश्नर नहीं था। तो उनके लिए बहुत सारा मौका मिला कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई। अकेले तो हम इंसान कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब एक ग्रुप बन जाते हैं, इस वक्त हमारे लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एसोसिएशंस है, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। हर कश्मीर में हर जगह एक लीडरशिप क्रिएट हुई है। और बहुत सारे लोग मुझसे मशवरा लेते हैं कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए। हम अपने स्पोर्ट्स या बाकी चीजें भी है जो डिसेबिलिटी सेक्टर में, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स है, या इंक्लूसिव सेंसस की बात यहाँ पे हुई। 2011 में जो सेंसस है, हमने डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ के इन्यूमरेटर से बात की, वहाँ के लोगों से बात की, जिनको हमने बताया कि सेंसस में अपने आप को काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जब तक हम डिसेबिलिटी सेक्टर को हाईलाइट नहीं करेंगे, जब तक हम खुद इंक्लूजन के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे, बाकी लोग हमें इंक्लूड करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। अगर हमें इंक्लूड अपने आप को करना है, अपने देश में इंक्लूजन लाना है, तो हमें ही आगे आना होगा, हमें ही बाहर निकलना होगा। जब हम लोगों की नजर में आएंगे, तब लोगों को पता चलेगा, तब स्टेक होल्डर्स को पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम असल में कहाँ पे है। तो लगभग स्टेट में मुझे हर ऑफिसर जानता है। लगभग मैं हर डिपार्टमेंट में एक ना दूसरी चिट्ठी लिखता हूँ। तो फिर क्या होता है या नहीं होता है, लेकिन वहाँ के जितने प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है कि हाँ, हमारे यहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। रिसेंटली मैंने 2 साल पहले अपने जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे, मैंने उनको उसके ऑफिस में गया और उनको बताया कि मैं चाहता हूँ कि हमारे हर स्पोर्ट्स स्टेडियम में व्हील चेयर यूजर के लिए अलग जगह हो, पर्सन विद ब्लाइंडनेस के लिए अलग जगह हो, पर्सन विद हेयरिंग स्पीच डिसेबिलिटी के लिए एक अलग जगह हो, रिजर्व पोजीशंस हो उनके नीड्स के हिसाब से, ताकि एक इंक्लूसिव स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट भी क्रिएट हो जाए। और इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पे वॉशरूम एक्सेसिबल है, वहाँ पे 5-6 बर्थ व्हील चेयर यूजर्स के लिए रखे गए हैं। वहाँ पे एक जो पहला लेन है, उसमें पर्सन ब्लाइंड के लिए वहाँ पे बाकायदा बोर्ड लगाया गया है कि यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज की जगह है। तो कुछ ना कुछ हो जाता है। अगर हम चीजों को खुद से कोशिश करेंगे बदलने की, तो बदलाव आ जाता है। अगर हम चेंज मेकर्स नहीं बनेंगे, तो चेंज कभी नहीं आ जाएगी, क्योंकि जो जरूरत हमारी है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। वो स्टेक होल्डर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कभी भी कोई इंफॉर्मेशन आती है, चाहे वो वेबसाइट में, अखबार में, कि हमें ये अपने डिपार्टमेंट में ये चीज करनी है, हम सजेशन मांगते हैं, तो मैं सजेशन लिखता हूँ कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये है, जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसमें ये चीज होनी चाहिए, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है। तो हर जगह हमें जरूरत है। मैं बार बार जब अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, मैं बोलता हूँ कि स्टेक होल्डर्स की अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि
पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हर डिपार्टमेंट में जो काम होता है उसके लिए एक प्रायोरिटी क्रिएट हो जाए। तो बहुत सारे आर्डर्स नेशनल लेवल पे आए, जैसे कि स्पेशल कोर्ट का इख्तियार यहाँ के जितने भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, तो यहाँ पे भी वो हमने इम्प्लीमेंट कराया कि यहाँ पे भी एक नोटिफिकेशन आई जम्मू कश्मीर में, हर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है उसको स्पेशल कोर्ट का दर्जा दिया गया है, पावर्स दिए गए हैं कि वो स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटीज के केसेस सुने। इसी तरीके से जो हर डिपार्टमेंट है उसमें एक नोडल अफसर बनाया गया है जो डिसेबिलिटी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उनको एड्रेस करने के लिए, ताकि इन लोगों को किसी खास अफसर के पास रोज ना जाना पड़े। अब उसके पास जाओ, यहाँ जो भी नोडल अफसर होगा उसकी जिम्मेवारी रहेगी। हमारा डिसेबिलिटी कमीशन 2003 में जो पहली बार यहाँ जावेद आपजी जी ने एक वर्कशॉप किया, 2 दिन का नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल का वो कॉन्फ्रेंस था, जिसमें बहुत सारे लोग बाहर से भी आए थे, बाहर के मुल्कों से भी आए थे। तो तब जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे उनने बताया था कि हम डिसेबिलिटी कमीशन क्रिएट करेंगे। तो उसमें करीबन 5-6 साल लग गए। लगभग 2012 में फिर बहुत सारी एक उसका पॉलिसी बन गई कि हाँ अलग से एक डिसेबिलिटी कमीशन बन जाएगा। और फाइनली वो डिसेबिलिटी कमीशन इंडिपेंडेंटली पिछले 5-8 सालों से काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जहाँ पे हमारी नजर होगी अगर हम उस पर काम करेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। जो पर्सनली मैंने डिसेबिलिटी को देखा, तो अगर हम डिसेबिलिटी को लेके रोएंगे पछताएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एंजल्स हमारे लिए आएंगे या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी दुविधा को दूर कर सकते हैं। अगर डिसेबिलिटी आ गई तो ये हमारे लिए एक एग्जामिनेशन है, ये हमारे लिए एक अच्छा मौका भी है ये साबित करने के लिए कि जरूरी नहीं है कि अगर हमें स्पोर्ट्स खेला है तो उसके लिए बॉडी फिटनेस होनी चाहिए। हम पढ़ लिख सकते हैं तो हमारे हम में ओवरऑल बॉडी फिटनेस होनी चाहिए, हर कोई सेंस ऑर्गन हमारा काम करना चाहिए। सिर्फ विल पावर की जरूरत है, सिर्फ हमारे जोश की जरूरत है, सिर्फ हमारे प्रण की जरूरत है, और हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। परेशानियां तो है, परेशानियां हर किसी वो डिफरेंट है। किसी की मेरी डिसेबिलिटी जो है वो दिखती है, किसी की ऐसी डिसेबिलिटी है जो नहीं दिखती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि विजिबल नॉन विजिबल डिसेबिलिटीज को समझे, और इसमें एक इंक्लूजन क्रिएट करें, और एक अपने स्टेक होल्डर्स को परस्यू करें ताकि वो भी मोटिवेट हो जाए। जी सर, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, कोई किसी का अनम्यूट हुआ था, मैंने किया म्यूट उनको। आप कंटिन्यू। ठीक। तो इस तरीके से हम इन चीजों को देख सकते हैं। जहां तक मेरी हॉबीज का सवाल है, क्योंकि जब जो आज का दौर है जहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स का जमाना आ गया, तो वो हॉबीज खत्म हो गई। अब इंसान किसी चीज में, हर चीज में बोलता है कि मेरे पास फुर्सत नहीं है। मैं जब चलता फिरता बंदा था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं लोगों के साथ बैठूं, उनकी बातें सुनूं, और वही मेरी आदत आज भी है। अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको सुनता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, कि क्या वो चाहता है मुझसे। तो जब हम लोग के साथ जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अस टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन, या फ्यूचर में व्हाट कैन वी डू इन द फ्यूचर। अगर हम कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे तो बहुत एक हम गैप में आ जाएंगे। इट इज अ बिग हर्डल फॉर ऑल ऑफ अस कि हम दोस्त नहीं बना पाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो दूसरी बात है कि जो जब हम लोगों के जिस तरीके से हम किताबें पढ़ते हैं, जो किताब हमें किसी एक पर्सन ने लिखी होती है, तो उनका एक दिमाग में एक उस टाइम कॉन्सेप्ट रहता है या एक थॉट रहता है या कोई आइडिया रहता है जिसको वो छपाते हैं कि ये चीज है। लेकिन जब हम इंसान को अ, बिल्कुल आमने सामने सुनते हैं तो हमें प्रैक्टिकल
वे में पता चलता है कि ये इंसान, इसकी क्या मजबूरी है, ये क्या कहना चाहता है, इसका मैसेज क्या है। जो इसलिए मैं हम बार बार कहता हूँ कि हम कभी कभी जो ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं या डिसेबिलिटी पे काम करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम लोगों को गैजेट्स प्रोवाइड करेंगे, हम एड्स एंड अप्लायंस प्रोवाइड करेंगे, हम इस चीज पे उस चीज पे बात करेंगे। लेकिन सबसे जो मजबूरी है इस टाइम की, वो है कि हमें प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज की करनी चाहिए, कि उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको दिशा देनी चाहिए कि अगर उनमें ये चीज है तो वो इस चीज को कैसे इस्तेमाल करेंगे और अपना रास्ता आगे बढ़ाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मुश्किल है, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन है। दुनिया में हर कोई काम हमारे से हो सकता है, हम अपने तरीके से करेंगे, कोई और तरीके से करेगा, लेकिन कुछ भी हम कर सकते हैं। अगर हम देखें तो जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट्स रहे हैं, चाहे वो थॉमस अल्वा एडिसन हो, चाहे वो स्टीफन हॉकिंग हो, या राइटर्स हो जिन्होंने, अगर कुछ भी नहीं हो सका तो उनने किताबें लिखी। क्रिस्टी ब्राउन की जब हम जिंदगी पढ़ते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। जब हम जॉन मिल्टन की स्टोरी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, इंसान बहुत डिस्करेज हो जाता है जब उसके साथ डिसेबिलिटी आ जाती है, और वो भी जब बाद में आ जाती है, जिसका उसको दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन उसके बाद डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना, डिसेबिलिटी को यूटिलाइज करना, अपनी एबिलिटी में चेंज करना, ये एक बहुत बड़ा जो मार्गदर्शन मिलता है वो है जॉन मिल्टन की स्टोरी सुन के। या उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो डबल हो गया जब उसकी डिसेबिलिटी हो गई। तो डिसेबिलिटी इज नॉट ए पनिशमेंट, ये कोई सजा नहीं है हमारे लिए। हम इसको कुछ, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इसको पॉजिटिव वे में लेना लेना है, कि हमें एक मौका मिलता है कि हम अपनी एबिलिटीज को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हम देखते हैं कि ब्लाइंड पर्सन को एक और सेंस मिलता है शायद, मतलब उनका एक नजरिया होता है कि अगर आपसे कुछ छीना जाता है तो आपको और कुछ अलावा मिलता है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को या किसी और इंसान को अगर कुछ अलावा होगा, नॉर्मल जो हमारा मेकअप है बॉडीज का, या जो हम देखते हैं कि नॉन डिसेबल पर्सन के साथ, या जो हमसे एक एज अ पर्सन हमसे एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी को, ये चीज करनी चाहिए, वो चीज करनी चाहिए। कुछ चीजें हम नहीं कर पाएंगे डिसेबिलिटी में, लेकिन हमारे पास एक नया टाइम आता है जहां पे हम कंसंट्रेट कर सकते हैं और सेंसेस का सही इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि अगर हमारे साथ बहुत सारे डिसेबल साथी जिनको विजुअल डिसेबिलिटी है, वो चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं, हर हर एक चीज को सुनते हैं, क्योंकि उनको नजर नहीं होती है कि सुनाने वाला कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, लेकिन वो एक इमेज, एक कंटेंट क्रिएट करते हैं, और बराबर वही होता है जो उनको बातों से ही पता चलता है। तो वो सही इस्तेमाल करते हैं अपने सेंसेस का। बाकी अलावा तो कुछ नहीं है, अगर अलावा होगा तो वो कुछ जिससे हम सिंड्रोम या कोई एडिशनल डिसेबिलिटी कह सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि सबका जो साइज होता है बॉडी पार्ट्स का, जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, ओवर एंड अबो एक परमानेंट एक उसका शेप है, एक साइज है। अगर उसमें किसी का हम बोल सकते हैं कि उसका हार्ट बड़ा है, तो वो भी एक दर्द है। इसलिए हमारे पास अलावा कुछ नहीं है। अगर है तो वो है कि हमें पता चल जाता है कि दुनिया में क्या चीज हमारे लिए है, हमारा हमें रिश्ता पता चलता है, हमारी दोस्ती पता चल जाती है, और हमारे वो चीजें पता चल जाती है जो हमें लगता है कि अ, मतलब पहले अगर हम ठीक होते हैं तो हम उन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर हमारे पास सेहत होती है तो हम ज्यादा डॉक्टर के पास जाने की इच्छा नहीं करते हैं, चलो हम मेडिकल से मेडिकल शॉप से कोई दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब हमें एक चैलेंज आ जाता है कि आपके पास आंखें नहीं होंगी, टांगे नहीं होंगी, बाजू नहीं होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं?
तो हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को किसी ऐसे तरीके से करें कि हम ये कर पाए। बस इतना ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। तो जो आम लोग हैं उनको लगता है कि शायद पर्सन विद डिसेबिलिटी में कोई जिन भूत प्रेत आया है जिसकी वजह से ये कर पाते हैं, वरना ये नहीं कर पाते। ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर ह्यूमंस। और ह्यूमन रिसोर्स ही ऐसा है कि अगर हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है, ये एक ह्यूमन रिसोर्स है। अगर हम इसको डेवलप करेंगे, अगर हम इनको ट्रेन करेंगे, अगर हम इनको वो चीजें दिखाएंगे कि जिनसे ये आगे बढ़ जाएंगे, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। यही वजह है कि हमारा स्टीफन हॉकिंग जो अमेरिका में पैदा हुआ, अगर वो किसी एशियन कंट्री में पैदा होता, शायद उसको कोई जानता भी नहीं और उसका देहांत आज से सालों साल पहले होता, क्योंकि वो एक कस्टोडियन की जिंदगी अपने घर में गुजारता। लेकिन जब डेवलप्ड कंट्री में उनको देखते हैं कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स में ये अ, एक इसमें एबिलिटी है, तो वो इस एबिलिटी को डेवलप करने के लिए वो टूल्स प्रोवाइड करते हैं, वो चीजें प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनकी एबिलिटी डबल हो जाती है और वो कंट्रीब्यूटर्स बन जाते हैं। और पहले डिसेबिलिटी में यही होता था कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। लेकिन मैं आजकल बहुत का जो हमारा नारा होना चाहिए, जो मेरा पर्सनल विजन है, वो है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को हमें पहले असेसमेंट करके उसकी जो डेफिशिएंसी है उसके हिसाब से उसको अ, थोड़ा सा जो सपोर्ट है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, सपोर्टिव टेक्नोलॉजी, वो देनी चाहिए। और उसके बाद उसको इंडिपेंडेंट के बाद जो है इतनी डेवलपमेंट देनी चाहिए कि वो कंट्रीब्यूटर बन जाए, वो किसी पे बोझ ना बन जाए। लोग इसको ढूंढे, ये कहाँ पे है, हमें इसकी जरूरत है। न कि इसको हम ऐसा बंदा बनाए जो हमारे हमेशा लेने वाला हो, उसका हाथ फैलाया हुआ हो, और लोग दो बार तीन बार देके चौथी बार से भाग जाए, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करे। तो ये हमारा एक निश्चय होना चाहिए कि डिसेबिलिटी सेक्टर में इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की जरूरत, उनको अ, उस डेवलपमेंटल फेज तक पहुंचाना जहां पे वो कंट्रीब्यूटर्स बन जाए और वांटेड पर्सन बन जाए कि हाँ, हमें इन लोगों की जरूरत है, ये हमें बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे है, हमें इनके साथ मिलना है। इसी तरीके से जो पर्सनल, जो मैं बोलता हूँ कि हमेशा पहले अपनी खुद की कैपेसिटी भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, वो एजुकेटेड होनी चाहिए, उनके पास एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। क्योंकि जब हमें सेल्फ सफिशिएंट होंगे, तब जाके हम अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब हम खुद भूखे होंगे, तो हम किसी को क्या दे सकते हैं। जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, जब हमें खुद एजुकेशन नहीं होगी, तो हम दूसरे को कैसे एजुकेट या एजुकेशन की ओर प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इस लिए अ, ऐसे प्रोग्राम्स हमेशा होने चाहिए जहाँ पे हम लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करें, जहाँ पे और लोगों को हम दिखाएं कि ऐसी बात नहीं है कि डिसेबिलिटी हो गई तो अब दुनिया आपके लिए नहीं है। क्योंकि हमारी जो स्टोरी जॉन मिल्टन से मिलती है, वो आउट ऑफ हेवंस जो उन्होंने लिखी है, कि जहाँ पे उनको ख्वाब में आता है कि आपको किसी अच्छी जगह से बाहर निकाला जाता है, और वो खुद फिर लिखते हैं कि मुझे जन्नत से निकाला गया, क्योंकि मुझे यही कहा गया कि आपके आंखें 2 मिनट के लिए क्या ली गई, तो आपने बताया कि दुनिया कुछ भी नहीं है। और यही बात है कि हमारा जो दुनिया है, इसमें अगर हम डिसेबल पर्सन है, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। ये चिंता का विषय अगर है, तो ये हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए है। क्योंकि वो जब इक्विटी की बात कर रहे हैं, जब वो 100% लिटरेसी की बात कर रहे हैं, जब वो 100% डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जब वो डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहे हैं, तो उनका नजरिया होना चाहिए, उनका विजन होना चाहिए, एटम मिनिमम वो क्या करे जिससे एवरीवन इंक्लूड हो जाए। अगर उन्होंने हमें इंक्लूड करने में कोई भी फेलियर दिखाया, तो वो उनका फेलियर है, वो देश का फेलियर हो सकता है। क्योंकि इस वक्त जो
पूरी ग्लोबल टर्म में देखा जाता है, तो ग्लोबल में जो सबसे डेवलप्ड देश माना जाता है, वो जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, जहाँ पे इंक्लूजन है, जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज इंडिपेंडेंटली कुछ भी काम कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, उनकी एक्सेप्टेंस अच्छी है, उनके लिए जो सपोर्ट सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि वो कभी भी ये महसूस नहीं कर पाते हैं कि वो किसी तरीके से पर्सन विद डिसेबिलिटी है। जो हमारा इस वक्त अ, माहौल है, जो हमारा देश है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हर जगह स्पेशल एजुकेटर नहीं है, एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। तो ये देश में हम अगर वेट करेंगे कि हमारे मिनिस्टर से बनाएंगे, तब कुछ नहीं होगा। अगर हम 10 आदमी कोशिश करेंगे कि हम अपने अपने स्टेट में एक ऐसा अभियान चलाएंगे जिसमें हमें एक्सेसिबिलिटी करके ही देनी है, जिसमें हमें स्कूलिंग फैसिलिटी हर एक के लिए करने की कोशिश करना है, तो हम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने खुद बताया आपको कि जब मैंने ये सेंटर खोला, तब मेरे पास पैसे नहीं थे। जो मेरी डिसेबिलिटी हुई थी ड्यू टू मिलिटेंसी, गवर्नमेंट ने मुझे 75,000 रुपीज कंपनसेशन दिया था, जो मुझे अपने ट्रीटमेंट पे खर्च करना था। लेकिन मेरे बाप ने मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिलाया था, हर जगह हर हॉस्पिटल में लिया, मैं ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने वही 75,000 जो मैं डिनाई कर रहा था गवर्नमेंट से, वो मैंने लिए, एक्सेप्ट किए, अपने अकाउंट में जमा किए और स्टार्ट किया कि लोगों की रिहैबिलिटेशन हो जाए, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की रिहैबिलिटेशन हो जाए। क्यों, और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे ज्यादा काम आते हैं, जो मेरा सबसे ज्यादा काम करते हैं, वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज ही है। अदरवाइज मुझे फिर से एक डिपेंडेंट रहना पड़ता है बाकी लोगों पे जो नॉन डिसेबल है। मतलब आज सुबह मैंने अपनी व्हील चेयर, मेरी जो मोटराइज्ड व्हील चेयर है, वो खराब हो गई, और मैं सोच रहा था कि इसको बेंगलोर मुझे भेजना है कार्गो में, तो मैं कैसे भेजूं कि जो ये व्हील चेयर को रिपेयर करके वहां से लाओ। तो एक लड़का है जो डिसेबल लड़का है, जिसको पोलियो है, वो व्हील चेयर यूजर है, वो इंडिगो में काम करता है। मैंने उसको फोन किया और कहा कि मुझे व्हील चेयर बैंगलोर भेजनी है। तो उसने बताया कि अगर मैं यहाँ पे हूँ श्रीनगर एयरपोर्ट पे, तो मेरी वजह से अगर आपको आराम नहीं मिलेगा तो फिर कौन देगा। तो विद इन नो टाइम उसे अरेंज किया कि एयर कार्गो में उसने अपने मैनेजर से बात की, और मेरी व्हीलचेयर आज ही वहां पे श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंची, और वो कल बैंगलोर में होगी। तो क्या हम अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने पर्सनल डिसेबिलिटीज को कि शायद ये मेरे किस काम आएगा। तो आप खुद ही बता सकते हैं कि मेरी चेयर बेंगलोर पहुंचाने में एक सीवियर पर्सन विद डिसेबिलिटी ने आज मेरी मदद की। तो कितना हमारा हम पावरफुल हो सकते हैं अगर हम हर जगह मौजूद हो। हम कैसे अपने आप को हर जगह लगाए, हमारे हेल्थ में भी जरूरत है, एजुकेशन में भी जरूरत है, अ, हर किसी डिपार्टमेंट, हर किसी पब्लिक प्लेस पे हमारा बंदा होना चाहिए। तब जाके हम दिखा सकते हैं देश में कि हम कितने पावरफुल सेक्टर है। तो जो आज इस प्रोग्राम की मैसेज होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि वी आर द लीडर्स, वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। Although we have the dependence, but we don't have to care about, we we may be blind by our eyes, but we are visionary people. We have a vision. We should uh, utilize what we have. We should share our knowledge with all others। जो हम में होती है वो हम दूसरों में इनकलकेट करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो डिसेबिलिटी का के लिए जो लोगों की अवेयरनेस थी, खासकर स्टेक होल्डर्स की अवेयरनेस थी, वो बहुत कम थी। लेकिन जो पीआईएल्स, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर जो मैंने वहां पे एप्लीकेशन डाली, जो मैंने बहुत सारे मीटिंग स्टेक होल्डर्स की कराई, तो आज यहाँ पे नेशनल ट्रस्ट एक्ट बहुत सालों के बाद आया, जिसके लिए हमें बहुत लड़ना पड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर हैज विटनेस्ड
मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से देश में अगर मिलिटेंट्स की वजह से या जो डिसेबिलिटी का पॉपुलेशन है वो ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस टेररिज्म भी है। यहाँ पे हिली टेरियन में लोग पेड़ों से भी बहुत सारे गिर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं, हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। कॉन्फ्लिक्ट भी रहा काफ़ी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत जगहों पे रहा। स्टोन पेल्टिंग में बहुत सारे मारे गए। अगर पहलगाम में जैसे मिलिटेंसी का वाक़ा हुआ, 20 लोग तो हमें सुना कि मारे गए, लेकिन जो डिसेबल हो गए उनका, उनके लिए हमें कोई पता आता नहीं है कि वो कितने हो गए। जहाँ पे इन जैसे कोशिशों की वजह से 1% डिसेबल, एक बंदा मर जाता है, वहां आप समझ लीजिए कम से कम 2-3 बंदे डिसेबल भी होते हैं, जिनके लिए बहुत कम बातें होती हैं। तो आ, हमें रिसर्चर्स बनना है, हमें एंटरप्रेन्योर्स बनना है, हमें कंट्रीब्यूटर्स बनना है, जिसके लिए हमें अपने लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा लॉ है वो सीधे प्लेट पे हमें नहीं दिया गया। जो अगर हम देखें तो 98 से पहले जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, आप खुद समझ सकते हैं कि वो कैसे नौकरियां हासिल करते। वो उनकी एक्सेप्टेंस कितनी कम थी। वो उनकी शादियां नहीं होती थी क्योंकि उनके पास लाइवलीहुड नहीं होता था। उनका डिनाइल था, उनका रिजेक्शन था, उनका एक्सेप्टेंस नहीं कहीं था। जब लॉ आ गया तो एक कानून बन गया, हमें कोर्ट में एक्सेस मिला, हमें एक जो ताकत मिली कि वी कैन आस्क फॉर आवर राइट्स। तो जो 20 साल हमने देखा कि 1995 का एक्ट यहाँ पे इंडिया में था, उसकी वजह से भी बहुत सारी चेंजेस आ गए। राइट्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, आप खुद देख सकते हैं कि अगर हम उसको सही इस्तेमाल करेंगे, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। हम हमारे अगर कोई हमें ह्यूमिलेट करता है तो प्यूनिटी एक्शन है। अगर हमारा डिसेबिलिटी कमीशन है तो उसके लिए हम वहाँ से देख सकते हैं कि कमीशन को कैसे फंक्शनल बनाया जाए, कमिश्नर को कैसे लाया जाए, जो हमारी कैपेबिलिटीज है वो कैसे हम बढ़ाए। एजुकेशन का एक अलग चैप्टर है, वुमेन एंड चिल्ड्रन का अलग चैप्टर है। अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो हमारी ओवरऑल जो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए अलग चैप्टर है। लेकिन उस एक्ट को जानने की जरूरत है, उससे कौन सा सेक्शन मुझे फायदा देता है उसको देखने की जरूरत है। और जिन लीडर्स ने वो एक्ट इंडिया में लाया उनको याद करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हमारा एक्ट कहीं नहीं होता। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो इंडियन डिसेबिलिटी एक्ट है उसका जो मैंडेट था इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, ये चीजें हमें मांगनी चाहिए कि हम कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज ले, हम कैसे पार्टिसिपेशन करें, और हमारे जो राइट्स है वो कैसे प्रोटेक्ट हो जाए। इसी तरह जो हमारा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कराएं। उसमें जो हमारी बहुत सारी चीजें अच्छी आ गई, जैसे कि हर स्टेट में एक एडवाइजरी बोर्ड बन गया। क्या वो एडवाइजरी बोर्ड बना है हर किसी जगह? क्या वो मीटिंग्स कर रहा है? क्या उसके अंडर जो चेंज आनी चाहिए डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए क्या वो आ रही है? जो हमारी रिजर्वेशन 3% से 4% बढ़ गई, जो हमारा जॉब्स आइडेंटिफाइड है उनको हम कैसे, हर जॉब को हम कैसे आइडेंटिफाई करा सके, ये हमारी जिम्मेवारी होगी। अगर हम इस वक्त 40 साल के हो चुके हैं या 40 साल से ज्यादा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि अब हम थोड़ा सा ध्यान उन चीजों पे भी दे दें जो हमारी फ्यूचर जनरेशन, जो हमारे फ्यूचर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, उनको हम कैसे इन मुसीबतों से बचाए, उनको हम कैसे एवरी फैसिलिटी गेन कराए, ताकि वो खुद भी कंट्रीब्यूटर्स बने और लोग रिजेक्शन ना करे पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इनको लेबल किया जाए कि ये इनके पास ऐसे कोई क्षमता नहीं है, अक्षम है, सक्षम नहीं है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम आने वाले वक्त में हर
स्टेट में थॉमस अल्वा एडिसन, हर स्टेट में स्टीफन हॉकिंग, हर संघ में जॉन मिल्टन और क्रिस्टी ब्राउन या मार्कोनी जैसे लोग पैदा करे। हमारे जो हेलन केलर है, जो डेफ ब्लाइंड है, उनकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि कितने लोग, हमारे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी डेफ ब्लाइंड पर्सन्स की है, जो इस वक्त हमारे भारत में भी बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो इस वक्त डेफ ब्लाइंड होके भी कंट्रीब्यूटर्स है। लेकिन ये तब हो सकता है जब हम खुद जाग जाए, जब हम खुद अपने आप को इस लायक बनाए कि आने वाले वक्त में हम एजुकेटेड भी हो, एम्प्लॉयमेंट भी हो हमारे पास, और हम अवेयरनेस क्रिएटर्स हो। हम ये ना समझे मुझे खाना मिल रहा है, बाकी अब किसको मिले या ना मिले। तो हमें अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी पॉपुलेशन को डेवलप करने के लिए, अपने पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूटर्स बनाने के लिए। तो जो सबसे इस वक्त बड़ी जरूरत है वो ये है कि नो योर राइट्स, नो योर लॉज, नो योर लेजिस्लेशन और एप्लीकेबिलिटी। हम अपने लॉ को कहाँ पे एप्लीकेबल बनाएं, हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। इट इज़ अ टूल फॉर अस टू क्रिएट अवेयरनेस, क्रिएट डेवलपमेंट, रिमूव द बैरियर्स, रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन। अगर हमें डिस्क्रिमिनेशन खत्म करनी होगी तो हमें सेल्फ एडवोकेट बनना चाहिए। अगर हम सेल्फ एडवोकेट नहीं बनेंगे तो वी विल डाई एज द पीपल हु डोंट हैव द राइट्स। तो इसी तरीके से जो अ, हमारा सेक्टर है, चाहे वो किसी भी टाइप का डिसेबल पर्सन हो, तो हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी में भी ध्यान देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं पर्सनल ब्लाइंडनेस हूँ, मेरे पास रिसर्च है, आई शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट। मैं पर्सनल ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो अगर आपके अगल बगल में कोई दूसरे टाइप का पर्सनल डिसेबिलिटी है जिसको आप कुछ भी थोड़ा सा भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ कि वी हैव टू क्रिएट इंक्लूजन। अगर हमने इंक्लूजन स्टार्ट नहीं किया, द इंक्लूजन विल नेवर हैपन, और हम इस बात को आगे भी नहीं बढ़ा सकते हैं, आगे नहीं ले जा सकते। तो अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन, क्वेरी या और कोई चीज मुझसे सुनना चाहेंगे तो यू आर वेलकम। शुक्रिया जावेद जी। अ, आपके पूरे जर्नी में, जैसे कि बिफोर दिस इवेंट, योर एक्सीडेंट, आप अच्छे थे। तो आपके फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू टिल टुडे, आपके जीवन में सबसे खुशी का पल कौन सा है? व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ कि जो आप भूल नहीं सकते हो कभी? हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरा ये है कि जो आप बोल रहे हैं कि व्हेन आई वाज नॉट ए पर्सन डिसेबल, वो ये है कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी वर्क, लिव एज ए नॉन डिसेबल पर्सन। वो मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट था, क्योंकि अगर मैं बाय बर्थ पर्सन में डिसेबिलिटी होता है, शायद मैं कहता कि खड़ी जिंदगी में मजा होता है, ये होता है। तो जो मैंने डिसेबिलिटी में मजा देखा वो मैंने खड़ी लाइफ में नहीं देखा। इट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी कि हाँ, मैंने जिंदगी को खड़ा देखा, लेकिन जो मैं बैठ के, जो मैंने सब्र के साथ काम किया, वो उसका अब मुझे कोई रेगरेट नहीं है अगर मैंने वो दिन नहीं, खड़ा दिन नहीं देखे होते। सर, इसके अगेंस्ट व्हाट इज द वर्स्ट मोमेंट इन योर लाइफ कि जो बहुत दर्दनाक है, आप भूल नहीं सकते? लॉस्ट ऑफ माई पेरेंट्स, जो मेरी माँ और मेरी बाप मुझसे बिछड़ गए, वो मैं कभी नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि अगर मैं जिंदगी में आज कुछ हूँ, अ, वो तो माँ का, हर माँ वही करती है, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो 25 साल में अपनी माँ के साथ एज डिसेबल्ड पर्सन रहा, पहले नर्सिंग केयर, उसके बाद हर खुशी मुझे देना, हर गम में मेरे साथ रहना, मुझे गाइड करना, मुझे ये एहसास दिलाना कि आप पर्सन में डिसेबिलिटी नहीं हो, यू आर द बेस्ट पर्सन। ये
जो है, दुख सबसे वर्स्ट टाइम मेरा, मेरी अम्मी और अब्बू का जो इंतकाल हुआ, उनकी death। और सर जैसे कि आपके पूरे कहानी में आपने बताया कि बहुत सारी बार मतलब फ्रॉम यूर डिफरेंटली एबल डेट्स, जैसे कि आपको तकलीफ शुरू हुआ तो उससे लेकर आज तक, जैसे कि इतने सारी तकलीफ होते हुए भी आपके मन में विचार आया कि जैसे मुझे प्रॉब्लम है, जैसे आपने जिक्र किया कि आपने पहले खुद रिसर्च किया कि मेरे जैसे क्या क्या तकलीफ लोगों को है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये विचार आना और वो विचार सिर्फ आना नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करके रुकना नहीं है। और जैसे कि आपने कहा कि आपने आपके सारे जो कॉम्पेंसेशन की पेमेंट है वो पूरे सेंटर चलाने में लगा दी। तो ये सारा एनर्जी, ये सारा मतलब इतना सारा एनर्जी भरा आपका जीवन है, ये कैसे क्या मेंटेन रखते हो, और ये सब होकर भी आपके पूरे खुशी से ये सारा काम करते हो। तो ये व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस एनर्जी, ये मुझे पूछना था। हेलो सर, शायद से आपकी कनेक्शन गई है।